बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और जनाबे वाला आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिर्फ लास्ट एडवाइजेज होंगी। तो आज हम एक्चुअली दो चैप्टर्स ख़त्म करेंगे, आर्ट ऑफ डाटा एंड इवेंट एनालिसिस जो लिटरली तीन उसके ऊपर है, और इंसिडेंट हैंडलिंग। इंसिडेंट हैंडलिंग में मोस्टली जो चैप्टर है इज़ अबाउट अ किल चेन एंड अ डायमंड मॉडल। किल चेन मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किल चेन मैं बहुत दफ़ा पढ़ा चुका हूँ, और मैं उसमें लेक्चर का रेफरेंस भी दे दूंगा। हम उसको देखेंगे कि डायमंड मॉडल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन दैट यू नॉर्मली यूज़। प्रैक्टिकल लाइफ में कितना यूज़ होता है, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मैसिव सर्विस प्रोवाइडर या मैसिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसका बहुत मेच्योर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर चल रहा है, वहां पे शायद यूज करें। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है आप कहाँ बैठे हुए हैं और आपका कंट्री में वहां पे यूज होती है या नहीं, या आप फिर थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर रहे हैं इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन या थ्रेट इंटेलिजेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। समरी, आपको इंसिडेंट रिस्पांस का पता चल गया, हैंडलिंग का पता चल गया, टीम्स का आइडिया हो गया, नेटवर्क प्रोफाइलिंग का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। यानी कि आपका कौन सा एग्जाम है, सीसीएनएस साइबर ऑप्ट सिक्योरिटी ऑपरेशन। तो हम लोग सारे का सारा जो है सिक्योरिटी ऑपरेशंस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हमने इधर यहाँ को टेक्नोलॉजी नहीं लर्न करे, ठीक है, वो हम प्रीवियस एग्जाम के अंदर लर्न कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें सिक्योरिटी फंडामेंटल्स थी। ठीक है, साइबर ऑप का सिक्योरिटी फंडामेंटल। अब हम सिक्योरिटी ऑपरेशंस को देख रहे हैं क्योंकि ये आपको इनसाइड दे रहा है। ठीक है, तो आज हम जो है आर्ट ऑफ डेटा एंड इवेंट एनालिसिस के जो डेटा आपके पास है उसको एनालाइज कैसे करना, उसमें क्या चीजें एनालाइज करनी, कैसे एनालाइज करनी, 5 टपल रूल एक है, वो क्या चीज है। सही हो गया। तो आर्ट ऑफ डेटा एंड इवेंट एनालिसिस की आपके पास जितना डेटा इकट्ठा हुआ वो आप उस चीज को देखने के बाद आप कहते हैं यार यहाँ क्या हुआ है। ठीक है, ये क्या एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये क्यों डाउन हुए हुए हैं। सही हो गया, यहाँ पर ये एक्टिविटी क्यों है, ये ब्लू लाइन इतनी आगे तक क्यों है, ये ब्लू लाइन लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी और उसके बाद यहाँ आई हुई थी, तो ये क्या मसले हैं। सही हो गया। तो ये जो सा है आर्ट ऑफ डाटा एंड इवेंट एनालिसिस, आप एबनॉर्मेलिटी यूज करते, आप एबनॉर्मेलिटी को आइडेंटिफाई करते और उसके बाद देखते हैं। ठीक है, वो जमाना चला गया जब आप कहते थे ऑल द डिनाई पैकेट्स मुझे दिखा दो। अब आपने देखना है कि वो एक सक्सेसफुल पैकेट जो एबनॉर्मल टाइप पे हुआ वो कैसे हुआ। उसके लिए मोस्टली आप लोग जो है मशीन लर्निंग को लेवरेज करते हो कि यह मशीन लर्निंग देखती है कि अच्छा आज मुल्क के अंदर नेशनल हॉलीडे है तो आज जो सी है ट्रैफिक कम होगी, मगर आज जो सा है मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आरडीपी सेशन एक 8 घंटे से खुला हुआ है। क्यों खुला हुआ है, वो एबनॉर्मेलिटी है। सही हो गया। और वो एबनॉर्मेलिटी क्या होगी, वो इतनी सी लाइन नजर आएगी और आपके सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ने देखना होगा। नॉर्मलाइजिंग द डाटा, सबसे पहला जो काम है कि आपने जब डाटा कैप्चर किया, ठीक है, तो उसके अंदर जो सा है आपने प्रोसेस होता है जिसमें आपने डाटा को कैप्चर करना है, स्टोर करना और एनालाइज करना है। ये 3 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन का क्या फायदा होता है कि आप उस डाटा को सीधा पधरा करते हैं। ठीक है, हमारी उर्दू पंजाबी के कॉम्बिनेशन के अंदर उसको सीधा करते हैं, फॉर्मेट ऐसा दे देते हैं जिसमें आप उसको सर्च एंड सॉर्ट कर सकें। सही है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको एक एक मैसिव रूम में डिफरेंट किस्म के डाटा टाइप्स दे दूं, तो आप क्या करोगे, आप ना जो डुप्लीकेट डाटा उसको साइड पर निकाल लोगे, जो एड्रेस से रिलेटेड डाटा उसको एक साइड पे कर लोगे ताकि आपको एड्रेस की इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक पैटर्न में मिल जाए। ठीक है, उसको हम डाटा मॉडलिंग की कैटेगरीज में भी ले आते हैं, मगर नॉर्मलाइजेशन इज अ फर्स्ट स्टेप कि रिडंडेंट डाटा को निकाल दिया जाए, डाटा इंटेग्रिटी मेंटेन की जाए और इवेजन एंड एम्बिग्यूटीज खत्म कर दी जाए। उसकी एक एग्जांपल भी मैं दिखाता हूँ। 3 फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे, बुक आपको एग्जाम में नहीं पूछेगी, ये डेटाबेसिस से रिलेटेड है। मुझे पता है, मेरी जिंदगी के पहले इंटरव्यू में किसी ने मेरे से पूछा था सेकंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, मैंने कम स्टूडेंट था, मुझे नहीं पता था। ठीक है, ओल्ड आईपीएस, जो आईपीएस है वो क्या करती है, आपका डाटा फ्लो देख रही होती है, कुछ पैकेट्स को असेंबल करती है और असेंबल करने के बाद उन्हें एनालाइज करती है कि यार इसके अंदर कोई मैलिशियस एक्टिविटी तो नहीं है। तो उसकी बहुत कॉमन एग्जांपल अगर आपको याद हो, मैंने दी थी कि फ्रेगमेंटेड पैकेट्स हैकर्स आपको भेज देते हैं और आपकी ओल्ड फायरवॉल्स उसको नॉर्मलाइज करके समझ नहीं सकती। अब जो मॉडर्न आईपीएस है वो बहुत अच्छी तरह नॉर्मलाइज करती है, पूरे के पूरे डाटा फ्लो को समझने की कोशिश करती है और कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस उसके पास होती है, तो वो अंडरस्टैंड कर सकती है। इन शॉर्ट, आपको नॉर्मलाइजेशन से आपको बात ये समझ लेनी चाहिए कि आपका डाटा जो है ना वो एक बेहतर फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला काम आ जाता है, अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग क्या है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरप्रेट अ कॉमन डेटा वैल्यूज इनटू अ फॉर्मेट। कि आपका डाटा जो है मॉडल हुआ है कि अगर आप सोर्स आईपी एड्रेस मांग रहे हैं तो आपको सोर्स आईपी एड्रेस ही लाके देगा, ये ना हो कि सर्वर का आईपी एड्रेस लाके दे दे।
सही है, जो आपके डाटा के अंदर आ रही है। से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमने शुरू में जो पहला पहला सिम सोल्यूशन लगाया, बहुत साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले की बात है। अब वो उसको कहते थे ना सोर्स आईपी एड्रेस ला के दे, तो अगर उसमें एएसए की लॉग्स आ रही हैं और दूसरी फायरवॉल्स की लॉग आ रही है, तो एएसए के तो सोर्स आईपी एड्रेस ला के देता था, मगर जहाँ पे नेट एंट्री हो रही थी वहां पे वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ला देता था। तो अगर आप क्यूरी लगाते थे और कहते थे कि भाई शो मी ऑल द सोर्स आईपी एड्रेसेस, तो वो आपको कुछ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस भी साथ पकड़ा देता था। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। तो डेटा मॉडलिंग का मकसद कि आपका जो डेटा है वो कॉमन वैल्यूज इन द फॉर्मेट होनी चाहिए, हायरार्किकल स्ट्रक्चर मैपिंग फॉर सिमेंटिक नॉलेज ऑफ वन एंड मोर डाटा सेट्स, जो बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गुड डेटा मॉडल ऑफ ऑल सिक्योरिटी इवेंट हेल्प टू क्यूरिया लॉग्स क्विकर। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपको सोर्स आईपी एड्रेस मांगो तो आपको सोर्स आईपी एड्रेस ही ला के दे, कोई डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ना ला के दे। सही हो गया। तो डेटा मॉडल आर्किटेक्चर डिपेंड करता है कि आपका डाटा जो सा है वो स्ट्रक्चर कैसे हुआ है। सही हो गया। तो उसके बीच में जो सा है, सबसे बीच में आपके पास सिम सोल्यूशन लगा होता है, और खाली सिम लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर हो गई है। अगर आप याद करें तो मैं आपको इतने अरसे से जो सा है बहुत सारी लेक्चर्स के एंड पे एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, विच इज लाइक अ बिगर वर्जन ऑफ अ सिम, कि उसके अंदर आपके वो जब उस स्लाइड पर आएंगे तो उसकी उसकी बात करेंगे। आपके पास आईपीएस की लॉग्स आ रही हैं, आपके पास फायरवॉल की लॉग्स आ रही है, आपके पास नेट फ्लो आ रहा है, सर्वर की लॉग्स आ रही हैं, एंड पॉइंट की लॉग आ रही हैं, सिस्टम की लॉग्स आ रही हैं, एक्चुअली यहाँ पर क्लाउड लॉग्स भी आ रही हैं। अब आपके पास अगर ऑफिस 365 आ गया तो उसकी लॉग्स कहाँ जाएंगी? आपको अपने सिम सोल्यूशन में डालनी पड़ेंगी। तो ये आपका डाटा इकट्ठा हो गया, आपने डाटा को सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइज कर लिया, कोई डुप्लीकेशन वगैरह नहीं आ रही, कि पता चले फायरवॉल भी सिजलॉग भेज रही है, किसी कलेक्टर के जरिए भी आ रहा है। फिर मॉडलिंग भी कर ली आपने, फील्ड एक्सट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, फील्ड एक्सट्रैक्ट कर ली कि हमने कहा सोर्स आईपी एड्रेस जो है ना, वो हमेशा सोर्स आईपी एड्रेस ही दिखाएगा। ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दिखाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट दिखाएगी। तो डेटा हमारा मॉडल हो गया सारे का सारा, कि अब सोर्स आईपी एड्रेस ही अवेलेबल होगा। जब आप कहेंगे कि शो मी ऑल द सोर्स आईपी एड्रेसेस, तो आपको सिर्फ सोर्स आईपी एड्रेसेस दिखाए जाएंगे। तो आपने काफी फिल्टरिंग की, इंटरप्रेट किया, और अब आप समझना शुरू हो गए, यानी आप एज अ सिक्योरिटी ऑपरेशन इंजीनियर्स, आपको पता है कि जब मैं सोर्स आईपी एड्रेस या डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस या डेस्टिनेशन पोर्ट की बात करूंगा तो मुझे वही चीजें मिलेंगी, क्योंकि मेरा डाटा नॉर्मलाइज भी है और मॉडल्ड भी है। सही हो गया। नॉर्मलाइजेशन का मतलब कि डुप्लीकेशन वगैरह खत्म कर दी, सारा कुछ नॉर्मलाइजेशन की फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म अगर शौक है तो पढ़ लीजिएगा। और डेटा मॉडलिंग के से मतलब कि जो मैं कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज मैं इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ वो डाटा सेट से निकल के आ रहा है, और वो अम, सही डाटा है। सही हो गया। तो इसके अंदर फिर कार्विंग वगैरह की भी स्टोरी आ जाती है। से फॉर एग्जांपल 5 टपल कोरिलेशन। 5 टपल को कोरिलेशन से मुराद के आप 4 इवेंट्स इकट्ठे कर लें। से फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि रात को आपके घर के बाहर जो मोशन सेंसर है वो ट्रिप हुआ। मोशन सेंसर के बाद आपने देखा कि आपके घर का जो विंडो सेंसर है वो ट्रिप हुआ। उसके बाद आपने फ्लोर में एक सेंसर लगाया था, वो ट्रिप हुआ। सही हो गया। और उसके बाद आपका सेफ का कॉम्बिनेशन लॉक एंटर हुआ। तो आपके पास ये सारे, जब आप इवेंट्स को कोरिलेट करते हो तो आपको पता चलता है आपके घर में कोई आया था, और आपने सीसीटीवी में मोशन डिटेक्शन लगाई हुई है, उसने भी मोशन रिकॉर्डिंग कर ली। सही हो गया। ये सारे कोरिलेशन। अगर सिर्फ बाहर का सेंसर ट्रिप हुआ, विंडो का नहीं हुआ, आपको लगता है शायद बिल्ली होगी। सही हो गया। तो ये कोरिलेशन है। तो 5 टप्पल कोरिलेशन क्या मतलब? सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट और प्रोटोकॉल। बहुत बेसिक लेवल पे ये हम आपको बता रहे हैं। सिस्को के एएसए की जो लॉग्स है ना, उसकी बहुत ब्यूटी ये होती है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, स्पेशली जब आप सिम पे बात करना शुरू करते हैं, ये इवेंट आईडीज, ये यूनिक इवेंट आईडीज होती हैं। अब से फॉर एग्जांपल अगर आप ये एरर मैसेज को देखें तो डिनाई इनबाउंड प्रोटोकॉल, कि इनबाउंड कनेक्शन हो किसी ने स्टैब्लिश करने की कोशिश की और वो डिनाई हो गया। ये टिपिकल सिम, सिस्को भी सिम सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के बेसिक कंपोनेंट की जो डिनाई हो रहे हैं। व्हाट अबाउट अगर कोई सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है, मैं उसमें भी इंटरेस्टेड हूँ। सही है। तो बहरहाल लेट्स गो बैक टू द टॉपिक, कि ये इवेंट तब जनरेट होगा जब किसी ने इनबाउंड कनेक्शन डिनाई हुआ है बाय योर सिक्योरिटी पॉलिसी। आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी ने कहा कि पोर्ट 21 इनबाउंड ब्लॉक की हुई है। सही है। अब इनबाउंड ये एरर मैसेज आएगा, तो इसका मतलब किसी ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की और वो ब्लॉक हुआ। ठीक है। और अब रिकमेंडेड एक्शन उसमें से इसको ये रिकमेंड करती है, या फायरवॉल लॉग इवेंट में ये कह रही है कि मॉडिफाई अ सिक्योरिटी पॉलिसी इफ ट्रैफिक शुड बी परमिटेड, इफ मैसेज अकर ऑन रेगुलर इंटरवल, कॉन्टैक्ट द रिमोट पीयर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। रिमोट पीयर अब आपके चाइना में बैठा, रशिया में बैठा, आप कुछ नहीं कर सकते। सही हो गया। दूसरा एरर मैसेज जो सा है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, कि एएसए हुआ क्या, कि डिनाई अ टीसीपी नो कनेक्शन फ्रॉम एन आईपी एड्रेस एंड द पोर्ट नंबर। और टीसीपी फ्लैग जो सा है वो सिन फ्लैग ही नहीं है। ठीक है। वो एक आ रहा है या एक्नॉलेजमेंट आ रही है या कुछ और आ रहा है। ठीक है।
तो ASA जो है डिस्कार्ड कर देती है पैकेट अगर उसकी कनेक्शन टेबल में उसकी एंट्री ना हो। अब आप, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप CCNA सिक्योरिटी पढ़ के आए हैं तो मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं। सो नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो फिर मुझे लॉक करने की क्या जरूरत है? हाँ, मैं लॉक करूंगा इसका काउंटर के कितने आईपी एड्रेसेस से मुझे ये इवेंट आ रहा है। अब यहाँ पे मेरी कोरिलेशन आ गया, आपने एक डैशबोर्ड लिखना शुरू किया, आपने कहा शो मी। अब यहाँ पर आप एज अ सिक्योरिटी ऑपरेशन इंजीनियर जो है, आपको अगर सिस्को की फायरवॉल या पालोल्टो की फायरवॉल या चेक पॉइंट की फायरवॉल, जूनिपर की फायरवॉल के लॉग्स का ही नहीं पता तो आप यहाँ पे बैठ के डैशबोर्ड नहीं लिख सकते। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ये सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट एक्चुअली। सही है। तो आप, ये एक बहुत अच्छा केपीआई है, ठीक है, एक बहुत अच्छा केपीआई है कि शो मी ऑल द आईपी एड्रेसेस दैट आर मेकिंग अ टीसीपी कनेक्शन, और वो सिंक का पैकेटिंग कुछ हो रहा है। तो वो क्या करना चाह रहे हैं, मेरी फायरवॉल को ट्रिक करना चाह रहे हैं कि वो किसी तरह बाईपास कर लें फायरवॉल, वो होंगे नहीं, या कोई मिसकॉन्फ़िगर डिवाइस होगी। तो अगर मैं एक डैशबोर्ड बनाऊं और मैं कहूं कि मुझे वो तमाम एरर मैसेजेस दिखाना शुरू कर दे मेरी ESA से प्रोड्यूस हुए हुए, जिनकी इवेंट आईडी ये है और उनका सोर्स आईपी एड्रेस जिस कंट्री से आ रहा है वो, और जिस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पे जा रहे हैं और जिस डेस्टिनेशन पोर्ट पे, अगर एक एक कंट्री है वहां से कोई 5,000 कनेक्शन आ रहे हैं, तो या आप वो कंट्री को ब्लॉक करेंगे या फिर फाइंड आउट करेंगे यार क्या मसला है भाई तुझे। सही हो गया। तो वो नॉर्मली जब आप इतने बड़े एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, आप ये सारा कुछ देख रहे होते हैं, तो आपको पता होता है ये आईपी एड्रेस कहाँ कहाँ कितनी कितनी दफ़ा मुझे कनेक्ट करता है। बाद में पता चलता है यार ये हमारा कोई रिमोट एक्सेस VPN का यूज़र है, इसके पास विंडोज़ का कोई ओल्ड वर्जन चल रहा है, इस वजह से ये पैकेट प्रोड्यूस कर रहा है। सही हो गया। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। ये टपल कोरिलेशन की बात आ गई। रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस सिस्को बहुत पीटती है इसको, जिस तरह ही पीटती है उसके साथ ही एम्प की बात ले आती है। हम एम्प यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आए, हम पीछे पढ़ चुके हैं, उसका लाइव डेमो भी मेरे ख्याल में मैंने करके दिखाया था एम्प का। तो एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शन है, सिस्को ने अपने सोर्स फायर के अंदर, आयरन पोर्ट के अंदर और एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के अंदर ये सारी कैपेबिलिटी दी हुई है कि ये हैश फाइल, ये फाइल मेरे एनवायरनमेंट में 3 महीने पहले भी नजर आई थी, तो ये फाइल अब मिलिशियस थी। अब मैं रेट्रोस्पेक्टिवली जाके, यानी पीछे जाके, जितनी डिवाइसेस को इसने टच किया तमाम डिवाइसेस को क्वारंटीन करके उन्हें वाइप करवा सकता हूँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी है वो तमाम डिवाइसेस इन्फेक्टेड होंगी। सही हो गया। नॉर्मलाइजेशन होगी, डेटा मॉडलिंग होगी, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस हो गया, और रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस से पहले हमने 5 टपल कोरिलेशन भी देख लिया। अच्छा, मैपिंग ए थ्रेट इंटेलिजेंस विद DNS, इसके लिए बहुत सारे टूल मिलते हैं। सिस्को अपने DNS इंटेलिजेंस, अम्ब्रेला, फायर पावर, थ्रेट इंटेलिजेंस, FMC, पता नहीं क्या कुछ सेल करने की कोशिश करती है। ऑन अ बेयर मेटल स्टफ, यानी बेसिक लेवल पे ये है कि आपकी जितनी DNS लॉग्स हैं, आपकी नेटवर्क के अंदर जितनी DNS की रिक्वेस्ट जा रही हैं, चाहे आप प्रॉक्सी से उठा लो, चाहे आप DNS सर्वर से उठा लो, चाहे आप फायरवॉल से उठा लो, डिपेंडिंग आपके पास कौन सी फायरवॉल, जितने डोमेन नेम आपके पास जा रहे हैं वो तमाम डोमेन नेम उठाओ, ठीक है, और उन्हें इकट्ठा करके एक बकेट में डाल लो, ठीक है, और उस बकेट को रिलेट कर लो किसी कंपनी से जो आपको DNS की होस्ट नेम की थ्रेट इंटेलिजेंस देती है। सिर्फ फॉर एग्जांपल, उर्दू IT अकेडमी की इस टाइम ट्रस्ट वर्दीनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू abcxyzjklmn.com के, क्योंकि ये एक ब्रांड न्यू फ्रेश यंग डोमेन है, ये कोई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए भी यूज कर सकता है। सही हो गया। तो इस तरह की चीजें जो सी हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये मैपिंग अ थ्रेट इंटेलिजेंस विद द DNS, कि आपकी DNS की जो लॉग्स है उन्हें थ्रेट इंटेलिजेंस करो। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलती हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं, और थ्रेट इंटेलिजेंस आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने सिम सोल्यूशन के साथ। उसकी एग्जांपल जो सी है यहाँ पर है, ठीक है, वापस आते हैं इस एग्जांपल के ऊपर। उसके बाद बुक आखिर में एक बात करती है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस। डिटर्मिनिस्टिक एनालिसिस ये होता है कि आपके पास सिस्टम फैक्ट्स हैं, सारा कुछ है, और आपने जो सा है या फैक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसके बाद आप जो है वर्कआउट करते हो यार ये चीज हुई थी। प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस ये होता है कि आपके पास आधी इंफॉर्मेशन होती है, आधी नहीं होती, और कुछ इंडिकेटर्स की बेस पे आप जो है ना एनालिसिस करके कहते हैं कि मेरे ख्याल में कुछ ऐसा हुआ। उसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा एक यूजर था किसी एक एनवायरनमेंट के अंदर, और उसको क्या हुआ, फिशिंग कैंपेन आती है और वो क्लिक करता है और यूजर ने पासवर्ड हो जाता है, बल्कि आपको ये भी नहीं पता। आपको एक दिन अलर्ट आती है कि काशिफ का अकाउंट जो है ना वो लॉग इन हुआ है फ्रॉम साइबेरिया, और काशिफ आज तक साइबेरिया गया ही नहीं। मेरे सामने वर्ल्ड मैप लगा, मुझे खुद नहीं पता साइबेरिया किधर है, ठीक है, अब नॉर्दर्न रशिया वाली साइड पे मेरे ख्याल में, ठीक है। अच्छा, और अच्छा, अब हुआ ये कि यार ये कैसे जा सकता है, और फिर आप उसको एनालाइज करते हो तो पता चलता है काशिफ का जो है पासवर्ड रीसेट हुआ था, और उसके बाद उसके ईमेल में कोई फॉरवर्डिंग रूल लगा हुआ है जो उसकी सारी ईमेल्स फॉरवर्ड करता रहता है जीमेल के अकाउंट पे। यहाँ तक आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं।
आपने सारा कुछ हुआ, ये डिटर्मिनिस्टिक एनालिसिस है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक है कि शायद काशिफ को फिशिंग ईमेल आई, आप मेरे पास आए, मेरे से आके पूछा भाई तुझे कोई फिशिंग ईमेल आई थी, मैं कहा नहीं मेरे पास तो कोई नहीं आई थी, मैं कभी भी आपको सीधी पिक्चर नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो हुआ होगा कुछ यूं कि मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस करूंगा कि शायद काशिफ के पास फिशिंग ईमेल आई, क्योंकि मेरे पास भी कोई एविडेंस नहीं है, मैंने उसका ईमेल भी खोल के देखा, वहां पर नहीं थी, डिलीट हो चुकी थी, आर्काइव में भी मेरे पास कोई एंट्री नहीं थी। तो यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस होता है, मगर प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस के जरिए आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते काशिफ तुमने को मसला किया। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें फोरेंसिक्स के अंदर, इंसिडेंट रिस्पॉन्स की भी जब भी आप ट्रेनिंग लेते हैं तो लोग ये कहते हैं कि आप किसी बंदे को अगर एडवर्सरी करार देते हैं तो आपके पास बहुत सॉलिड प्रूफ होने चाहिए, आप कहोगे इस मशीन इस मशीन इस मशीन, ना कि काशिफ की मशीन। ठीक है, तो एनीवे ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का आर्किटेक्चर है, और इसमें मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई अभी थोड़ी देर पहले, थ्रेट इंटेलिजेंस फीड। ठीक है, इसमें डीएनएस भी हो सकते हैं, आईपी एड्रेसेस भी हो सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, अपनी जो चीजें जो सी हैं, वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी जो लॉग्स हैं और थ्रेट इंटेलिजेंस है उनको कोरिलेट करोगे। ठीक है, कि यार ये डीएनएस एड्रेस पे हमारी डिवाइसेज जा रही है, तो शो मी ऑल द डीएनएस एड्रेसेस जो थ्रेट इंटेलिजेंस हमें रिपोर्ट कर रही है, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल, थ्रेट इंटेलिजेंस मोस्टली कॉन्फिडेंस लेवल भी देती है, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब सुपर कॉन्फिडेंट, 1 का मतलब पॉसिबली। ठीक है, और आईपी एड्रेसेस के अगेंस्ट भी, हैशेस के अगेंस्ट भी, तो आप उस इंफॉर्मेशन को अपने पास बना के और उसका डैशबोर्ड या उसकी कोई रिपोर्ट या अलर्ट बना के अपनी सॉक को दे सकते हो। ठीक हो गया, और ये आपके पास सारी लॉगिंग आ रही है, और ये यहाँ पर आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। सही हो गया, एनरिचमेंट ऑफ डाटा कर रहे हैं। अच्छा, अब आ गया डायमंड मॉडल ऑफ इंट्रूजन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। मुझे नहीं, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली ये फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। आई बेट कि आप अगर 10 सिक्योरिटी इंजीनियर्स को उठाते हैं ना, मैं सिक्योरिटी ऑपरेशंस इंजीनियर्स को उठाते हैं, उनमें शायद एक को इसका पता हो जो सीसीएनए साइबर ऑफ पढ़ के आया हुआ। सही है, तो अच्छा, डायमंड मॉडल है क्या? डायमंड मॉडल का मकसद है कि इट इज देयर टू रिप्रेजेंट एन इंसिडेंट। आपके पास कंपनी में एक इंसिडेंट हो गया और आपने इसको डायमंड मॉडल पे ड्रॉ करना है। अगर आपकी कंपनी में साल में एक ही इंसिडेंट हो रहा है, आप डायमंड मॉडल नहीं यूज करोगे। अगर आप मल्टीपल कंपनीज का एमएसएसपी हो तो आप फिर इसको यूज करोगे। ठीक है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा यूज करती हैं। अच्छा, उसकी एग्जांपल क्या है कि अगर आपके पास इसके चार चार एंगल्स होते हैं। ठीक है, एडवर्सरी, ठीक है, एक्टिविस्ट हो सकता है, हैकर हो सकता है, स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं, डिसग्रिंटल एम्प्लॉय। कैपेबिलिटीज, इसके पास अब कैपेबिलिटी क्या है, मेलवेयर है, जीरो डे है, हैकर टूल सेट है। ठीक है, अगर वो हैकर टूल सेट मेटा एक्सप्लॉइट यूज कर रहा है तो आप कहोगे ठीक है यार, ये कोई स्क्रिप्ट की डीबी हो सकता है। सही हो गया। विक्टिम कौन है? ठीक है, आप एज अ विक्टिम है तो आप कौन सी इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी किस किस चीज को उसने ओन किया। और उसके बाद मेटा फीचर सेट भी होते हैं, टाइम स्टैम्प, फेज, रिजल्ट, डायरेक्शन, मेथडोलॉजी और रिसोर्सेज। ठीक है, स्टार्ट विद एडवर्सरी, और फिर उसके बाद टाइम स्टैम्प और किल चेन फेजेस। किल चेन फेज के रिकॉनेसेंस, वेपनाइजेशन, डिलीवर, एक्सप्लॉइट, इंस्टॉल, कमांड एंड कंट्रोल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मेटा फीचर सेट प्रोवाइड यू कॉन्टेक्स्ट, ओके, बट नॉट अ कोर ऑफ द मॉडल, बट आर नॉट द कोर ऑफ द मॉडल। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए हम बहुत सारे मॉडल्स को देख सकते हैं। सही है, उसके लिए हम एक मॉडल को देखते हैं जो मैंने खुद अभी बनाया है। ठीक है, आई होप मेरी ये वेबसाइट ब्लॉक नहीं हो जाएगी उसके बाद, ये मॉडल डिस्कस करने के बाद। अच्छा, उसके बाद जो है ना, ये डायमंड मॉडल के अंदर ना आप सोशल पॉलिटिकल एक्सपेक्ट भी डाल सकते हैं। जो ये आपका सोशल पॉलिटिकल है कि एडवर्सरी और विक्टिम के दरमियान रिलेशनशिप क्या था। सही हो गया। से फॉर एग्जांपल, अगर से फॉर एग्जांपल ट्रंप का यूके में विजिट करना जो सा है एक एक्टिविटी है, तो उसका सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी के उसने किस किस्म की जो से हैं टेक्नोलॉजी यूज की है। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज, तीसरी चीज निकलती है, विच इज कॉल्ड शेयर्ड थ्रेट स्पेस। शेयर्ड थ्रेट स्पेस क्या, कि अगर आप विक्टिम को भी समझ लेते हैं और एडवर्सरी को भी समझ लेते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपका विक्टिम था एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एडवर्सरी आपका जो सा है वो एडवांस मेलवेयर्स, जीरो डेज लेकर आ रहा है। सही है, तो इसका मतलब बड़ा पावरफुल, वेल इक्विप्ड है। और उसके बाद आपके पास एक और बैंक है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ही कैटेगरी में आती हो, यू माइट डिसएग्री विद मी। तो अब आपको अंदाजा होना शुरू हो गया यार, ये जो एडवर्सरी है ना, इसका जो स्पेस ऑफ टारगेटिंग स्पेस है वो इज कॉल्ड अ शेयर थ्रेट स्पेस। यार ये स्पेशलाइज करता है फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं आपको यहां बैठा दूं और आपको कहूं जी लेट्स गो बैक टू अ स्टोरी ऑफ स्टक्सटेड।
ठीक है। अब जब स्टक्सनेट का डायमंड मॉडल बनाना शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे जी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ ये था कि स्टक्सनेट जो सा है ईरानियन न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक था, और वहां पे क्या यूज हो रहा था, आईसीएस यूज हो रहा था। तो आईसीएस जो सा है वो एयर गैप नेटवर्क था। एयर गैप नेटवर्क क्या होता है कि एयर गैप नेटवर्क ये होता है कि आपका जो नेटवर्क है ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये मैंने नेटवर्क लगाया है, ट्रस्ट में, और उसके इंटरनेट से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, ठीक है, आई नेट यहाँ पे लगा हुआ। तो उस तक पहुंचने के लिए आपको कोई फिजिकल अप्रोच करनी पड़ती है, तो उन्होंने जो सा है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कंप्रोमाइज किया, वहां पे उन्होंने यूज की जी यूएसबी, यूएसबी ड्रॉप ऑफ की, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने जो एडवर्सरी है हमें नहीं पता एडवर्सरी कौन था, सही हो गया। विक्टिम कौन था, ईरान, और ईरानियन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर था। और अब उसके बाद जौन सा है जो कैपेबिलिटीज थी वो हमें पता है कि 4 0 डे थे, 0 डेज, यानी टीटीपी, ठीक है, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स वगैरह ना। अच्छा, अब 4 0 डे होना इज नॉट अ स्क्रिप्ट किडी, तो हमें यहाँ से पता चल गया ये जो एडवर्सरी है ये स्क्रिप्ट किडीज नहीं है। तो जब इन स्क्रिप्ट किडीज की लिस्ट निकालना शुरू करते हो तो आप कहते हो क्या एडवर्सरी कोई ईरानियन हो सकता है, ठीक है। तो कहोगे यार कोई ईरानियन ग्रुप अपने ईरानियन न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक क्यों करेगा, ठीक है। दूसरा एडवर्सरी ग्रुप हो जाता है चाइना, ठीक है। चाइना, उसकी वजह ये है कि ये इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम जो आईसीएस लगा हुआ था, आईसीएस लगा हुआ था, ये सीमेंस का था। और ये जो सीमेंस का आईसीएस था, यही सेम आईसीएस जो सा है ना वो इंडिया यूज कर रहा था अपने सैटेलाइट एयरक्राफ्ट्स के लिए, सही हो गया। और चाइना और इंडिया का फड्डा था, तो मे बी चाइना ने उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया, और सीमेंस के उसके पास 4 0 डे हैं, वी आर, दिस इज अवर स्मोकिंग गन, सही हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है फ्रांस। फ्रांस के पास एक आईसीएस टाइप की ही कंपनी थी जो सीमेंस का कंपेटिटर है, कि वो उनका कोई पेटेंट का भी आपस में फड्डा चल रहा है, मे भी उन्होंने कंप्रोमाइज किया हो, मगर फिर आप कहते हो यार सिर्फ उन्होंने ईरानियन न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्यों अटैक किया, तो उसमें फिर आर्ग्यूमेंट आ जाता है। फिर तीसरा चौथा बड़ा एडवर्सरी जो सा ग्रुप बनता है वो यूएसए एंड इसराइल बनता है, ठीक है। तो मे बी ये लोग इन्वॉल्व थे क्योंकि इनका न्यूक्लियर प्लांट के साथ है, और कैन दे हैव अ 4 0 डे, यस दे हैव द कैपेबिलिटीज टू डू इट, सही हो गया। अगर मैं ये, नो ऑफेंस टू एनी एनी अदर कंट्रीज और एनी अदर ग्रुप, अगर कोई कहे जी उर्दू आईटी अकेडमी के हैकर्स के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो सीमेंस के 4 0 डे रख सके, तो नहीं, वी आर नॉट दैट टाइप ऑफ ग्रुप, सही हो गया। कैन इजराइल एंड यूएसए हैव इट, यस डेफिनेटली दे ब्लडी हैव इट, सही हो गया। तो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स हियर। फिर उसके बाद चौथा ग्रुप आ जाता है जर्मनी। क्या जर्मनी के पास पॉसिबिलिटी है कि सीमेंस ग्रुप ही उनका था, तो शायद उन्होंने किया हो ये वो। फिर उसके बाद आप उसको एनालाइज करते हो, आर्ग्यूमेंटेशन करते हो, और आर्ग्यूमेंट करने के बाद आप कहते हो ठीक है ये एडवर्सरी ग्रुप था। अब जितनी मर्जी फर्दर विजिबिलिटी आपके पास होती जाती है, आप उस पर काम करना शुरू कर देते हो, ठीक है। एनालिटिकल पिवटिंग, एनालिटिकल पिवटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है डायमंड मॉडल के अंदर, के से फॉर एग्जांपल एक विक्टिम था, विक्टिम ने क्या किया, डिस्कवर किया मेलवेयर, और मेलवेयर क्या था, उस हैकर्स की कैपेबिलिटी थी, यानी ये उसका मेलवेयर है, ठीक है। तो विक्टिम ने मेलवेयर डिस्कवर किया। मेलवेयर क्या करता था कि कमांड एंड कंट्रोल पर कनेक्टिविटी था, और रिजर्व टू द आईपी एड्रेसेस, और वो आपको फायरवॉल लॉग से पता चला, और आईपी एड्रेस ऑनरशिप से आपको एडवर्सरी का पता चल गया कि जिस कमांड एंड कंट्रोल सर्वर पे आपकी डिवाइसेस कनेक्ट हो रही थी, उन सर्वर्स के जब आपको आईपी एड्रेसेस मिले तो आपको पता चल गया कि भैया ये आपके एडवर्सरीज हैं। मगर ये ये भी आपकी ट्रक की बत्ती हो सकती है, क्योंकि अगर मैं इतना एडवांस एडवर्सरी हूं, मे भी मैंने किसी और का कंप्रोमाइज अकाउंट करके कमांड एंड कंट्रोल रखा हुआ हो, अब उसकी पॉसिबिलिटी है कि क्या आप उस जगह पे जाके आपकी क्या लीगल ज्यूरिसडिक्शन है। से फॉर एग्जांपल मैं मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया में कमांड एंड कंट्रोल पड़ा हुआ था, मगर बाद में पता चलता है मंगोलिया का जो कमांड एंड कंट्रोल है वो बेचारा खुद विक्टिम था। उस विक्टिम को अटैक किया था काजिकिस्तान से, काजिकिस्तान से पता चलता है वो तो फिनलैंड से आई थी, उसके पास ट्रैफिक रिक्वेस्ट आई थी। तो अब साइबर थ्रेट लैंडस्केप के अंदर ये सबसे बड़ा मसला होता है कि जब तक आप, ये 3 लेटर एजेंसीज नहीं है, आप इस तरह की इन्वेस्टिगेशन इतनी डिटेल में कर नहीं सकते, सही हो गया। अच्छा, एक्टिविटी थ्रेट, मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, ये मिलिट्री क्या है ये मुझे नहीं पता, मैंने ये लिंक दिया हुआ है, मगर मिलिट्री की, यूएस मिलिट्री की ये डायमंड मॉडल है, और आई वुड सजेस्ट यू गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल डॉक्यूमेंट। मे बी ये हाफ ऑफ द स्लाइड जो आपकी बुक ने और मैंने दी हुई है वहीं से उठाई हुई है, उनकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, उसके बाद अब आप क्या करते हो, ये डायमंड मॉडल को मैप करते हो ऑन ईच एंड एवरीथिंग। रिकॉनेसेंस अटैक हुआ, ठीक है,
कि एडमिनिस्ट्रेटर ने वेब सर्च किया और सारी एक्टिविटी ढूंढी। अच्छा क्या किया उसने, किस तरह वेब सर्चिंग की, और उसके लिए उसने इंफॉर्मेशन कौन सी यूज़ की थी, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की थी, ठीक है, और विक्टिम कौन था, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन। वेपनाइजेशन अगर की है, डिलीवरी की है, ईमेल ट्रोजन अटैच डिलीवर्ड, ठीक है, कि ईमेल ट्रोजन डिलीवर हुआ, तो अब आप ये ट्रोजन देख के बाद देखेंगे कि टीटीपी क्या था, टीटीपी के ये कैपेबिलिटीज क्या थी, ठीक है, मैं टीटीपी कह रहा हूँ, टीटीपी कैपेबिलिटी सिमिलर चीज है। टीटीपी या कैपेबिलिटीज क्या थी, वो ट्रोजन क्या था, जीरो डे है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, या वो इटरनल ब्लू टाइप की चीज थी। इटरनल ब्लू अब हर बंदे के पास है, कोई इटरनल ब्लू लेकर आ रहा है, अब मैं नहीं उससे एडवर्सरी एनालाइज कर सकता क्योंकि हर बंदे के पास अब तो अवेलेबल है, ठीक है। स्पेसिफिक लोकल एक्सप्लॉयटेशन कैसे की है, अच्छा सीवीई, और उसने इस तरह की थी। अच्छा, अब कमांड एंड कंट्रोल था, तो विक्टिम कहाँ पे जाके बैठा, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आप इस हर एक एक जो किल चेन है, रिकॉनेसेंस से लेके ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने तक, यानी ये सारी की सारी किल चेन, हर जगह डायमंड मॉडल रन कर सकते हो। सही है, इधर भी डायमंड रन करके देखो, इधर भी डायमंड, कि अगर उसने डिलीवर किया, कौन एडवर्सरी हो सकता है जो डिलीवरी ऐसे करता है। सही है, क्या मेरे पास और किसी एडवर्सरी की टेक्निक है जो ये डिलीवरी करता है ऐसे। सही है, जिस तरह फॉर एग्जांपल बहुत सारे अटैक एक्टर्स के बारे में जो है, जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, डिपेंडिंग आपके पास विजिबिलिटी कितनी है, तो आप ये देखते हो, आप वो कहते हो यार ये अटैक जो एक्टर्स हैं, ये स्पेसिफिक सीवी एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। और वो जब एक्सप्लॉइट करते हैं, से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बोर्ड है, बॉयलर रूम है, और उसके पास 4 ऑर्गेनाइजेशन है मेरे पास लिस्ट में। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एक से फॉर एग्जांपल रिटेल इंडस्ट्री है, और चौथे नंबर पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो मेरी सबसे पहले आसान टारगेट कौन सा है, उसको मैं करूंगा, या फिर बड़े टारगेट की तरफ जाऊंगा। अगर मैं बड़े टारगेट की तरफ जाऊंगा, फिर मैं एक ऐसा मेलवेयर या ऐसी टेक्निक यूज करूंगा कि ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं, क्योंकि मैं बहुत एक्सपेंसिव चीज यूज कर रहा हूं। अगर मेरा एक दफा जीरो डे पकड़ा गया, वो दोबारा फिर कहीं नहीं यूज कर सकता। सही हो गया। या आप एक और एंगल आप ये ले सकते हो कि यार ये जीरो डे लेके मैं पब्लिशिंग इंडस्ट्री से गेम ऑफ थ्रोन की सारी एपिसोड निकाल के ले आता हूँ, और उससे फिर टोरेंट करके पैसे बना के नुकसान करके जो भी करना चाहता हूँ वो कर लूंगा। सही हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि इनके पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं होगी कि ये मेरा जीरो डे पकड़ सके। और उसके बाद जब मैं ये काम करके फारिग हो जाऊं, फिर मैं मिलिट्री इंडस्ट्री को भेजूंगा। मगर उसका क्रॉस आर्ग्यूमेंट ये है कि जब गेम ऑफ थ्रोन बाहर लीक होगी, तो वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो तेरा जीरो डे भी पकड़ लेंगे, जब जीरो डे पकड़ लेंगे तो मिलिट्री वालों तक तो तू पहुंच ही नहीं सकता। तो बोथ साइड आर्ग्यूमेंट बैठते हैं। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद जौन सा है, ये एक्टिविटी थ्रेड है कि भाई ये एक एडवर्सरी वन है, एडवर्सरी वन ने का थ्रेड वन है, थ्रेड टू और थ्रेड थ्री है, ठीक है। तो उसने कोई एक्टिविटी की, ये अगर आप इस डायग्राम में इस डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो वो डिटेल में बताता है कि क्या किया उसने। रिकॉनेसेंस करने के बाद, कमांड एंड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद, एक और थ्रेड भी बना लिया, परसिस्टेंस परहैप्स मेंटेन की। तो इट इज अ होमवर्क फॉर यू टू डू इट, मगर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, व्हाट आई वांट यू टू लर्न इट। सही हो गया। साइबर किल चेन, उर्दू आईटी के सीसीएनए साइबर ऑप के लेक्चर नंबर 23, उसका यूआरएल यहाँ पड़ा हुआ है। मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि किल चेन स्टेप वन रिकॉनेसेंस करते हो, ठीक है, हार्वेस्टिंग द ईमेल एड्रेसेस और बहुत सारा कुछ। वेपनाइजेशन करते हो, ठीक है, एक्सप्लॉइट बैकडोर में ला के डिलीवरी देती हो, ईमेल भी भेज सकते हो, यूएसबी भेज सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, इंस्टॉलेशन होगी, कमांड एंड कंट्रोल, एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव, एंड मूव ऑन, ठीक है। ये लॉकheed मार्टिन का किल चेन है, उसका यूआरएल भी दिया हुआ नीचे। मेरे ख्याल में आज हमने जो सा है जो चीजें पढ़ी हैं आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी थ्योरेटिकल। अगर आप लोग सोने लगे, मगर मेरे ख्याल में आप सोए नहीं होगे स्टक्सनेट का नाम सुन के, ठीक है। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें, अगले फाइनल लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।